सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? The World Senior Citizen Day is observed globally every year on which date? हमारे ऑप्शंस हैं 19th अगस्त, 20th अगस्त, 21st अगस्त, 22nd अगस्त। हमारा आंसर है 21st अगस्त। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं ये कब, कहां और क्यों शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए की थी। अगला सवाल, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 21st अगस्त, 22nd अगस्त, 19th अगस्त, 20th अगस्त। हमारा आंसर है 21st अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी में नॉट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब आइए इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अपने प्रस्ताव 72/165 के जरिए 21 अगस्त को दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया था। इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था। अगला सवाल, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने? Who became the Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago? हमारे ऑप्शंस हैं कमला प्रसाद, कीथ रॉले, पॉला मे विकेज। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है कीथ रॉले। कीथ रॉले ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट यानी कि PNM के नेता हैं।
चुनाव परिणाम के अनुसार पीएनएम ने चुनाव कुल 41 सीटों में से 22 सीटें जीती, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस बिसेसहर के नेतृत्व वाली विपक्ष यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस यानी कि यूएनसी कुल 19 सीटें ही जीत पाई। त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी गणराज्य पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पौला मे विकस। अगला क्वेश्चन, लगातार चौथे साल कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 4th ईयर इन अ रो? हमारे ऑप्शंस है इंदौर, सूरत, मैसूर, रांची। हमारा आंसर है इंदौर। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों के परिणामों की घोषणा की। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए पुरस्कार जीता, जिसके बाद से इंदौर ने 2017, 2018 और 2019 में लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान कब्जा जमाया हुआ है। इसमें एक शहर को केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। शहरों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार की जाती है। आइए जानते हैं इसका रैंकिंग मेथड। इसका रैंकिंग मेथड कुछ इस प्रकार है: क्लीनेस्ट सिटी, सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, मैक्सिमम सिटीजन फीडबैक, बेस्ट सिटीजन फीडबैक्स, फास्टेस्ट मूवर, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड, बेस्ट सिटीजन लेड इनिशिएटिव। अगला सवाल, लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए भारत में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? What is the name of the app Google launched in India to help people find jobs? हमारे ऑप्शंस हैं कर्मा, प्रतिष्ठा, उन्नति, कॉर्मो। हमारा आंसर है कॉर्मो। गूगल ने भारत में कॉर्मो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कॉर्मो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में इस रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इसके बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में विस्तारित किया। गूगल ने 2019 में भारत में इस ऐप का परीक्षण भी किया था, लेकिन गूगल पे ऐप पर स्पॉट ब्रांड के तहत जोमेटो और डंजो जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन से अधिक नौकरियां पोस्ट की गई थी। इसके अच्छे नतीजे आने के बाद गूगल अब गूगल पे जॉब स्पॉट को भारत में कॉर्मो जॉब्स के नाम से पुनः लॉन्च कर रहा है और इसे एक स्टैंडअलोन एंड्रॉयड ऐप बना रहा है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल, वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं जिन्होंने ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना शुरू की है?
Who is the current Tribal Affairs Minister who has launched TriFood project of TriFed? हमारे ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा। हमारा आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करणों केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया गया। ट्राइफूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा ट्राइफूड परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग एवं मूल्यवर्धन के जरिए जनजातियों की आय को बढ़ाना है। ट्राइफूड परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ट्राइफेड के अध्यक्ष है रमेश चंद्र मीणा। अगला सवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर एक गेम लॉन्च किया है। खेल का नाम क्या है? Dr. Harshvardhan has launched a game on COVID-19. What is the name of the game? हमारे ऑप्शंस हैं कोरोना फाइट, कोरोना के खिलाफ लड़ाई, कोरोना फाइटर्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है द कोरोना फाइटर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। मंत्री ने द कोरोना फाइटर्स गेम के साथ साथ IEC के 2 प्रचार वीडियो भी लॉन्च किए, जिसमें कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को पालन करने का आग्रह किया गया। दोनों उत्पाद बच्चों और उनके माध्यम से समुदाय के बुजुर्गों को प्रभावित करेंगे और कोविड से जुड़े उचित व्यवहार के संदेश एवं महत्व को फैलाएंगे। अगला सवाल, फ्रांसिस्को पास्कल एग्वे ओबामा एसयू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांसिस्को पास्कल एग्वे ओबामा एसयू is appointed as the Prime Minister of which country? हमारे ऑप्शंस हैं गिनी, कुबलवरी, आइवरी कोस्ट, अफ्रीका। हमारा आंसर है गिनी। फ्रांसिस्को पास्कल एग्वे ओबामा एसवे को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एशवे सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एसवे को पहली बार 23 जून 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य एक सेंट्रल अफ्रीकी तेल उत्पादक देश है जो कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण दोहरा आर्थिक झटका झेल रहा है, जो देश के राजस्व का लगभग 3/4 स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश की अर्थव्यवस्था 5.5% तक नेगेटिव रहने की उम्मीद है। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति हैं
तेओडोरो ओबियंग। यहाँ की राजधानी है मालाबो और यहाँ की करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला सवाल, लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो किसने लॉन्च किया? Who has launched the official logo of Labour Bureau? हमारे ऑप्शंस हैं समीर जायसवाल, संतोष गंगवार, विवेक गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है संतोष गंगवार। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रह किया जा सके। साथ ही यह भी दर्शाता है कि श्रम ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा पर काम करता है। श्रम ब्यूरो के लोगो में नील रंग का चक्र एक चक्रदंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है। नील रंग बताता है कि ब्यूरो मेहनतकश कामगारों के साथ काम करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मिल खाते हुए एक तिरंगे वाले ग्राफ, गेहूं के कांडों के साथ ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार में लगा हुआ है। अगला सवाल, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या NRA द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर कौन सा राज्य नौकरी की पेशकश करेगा? Which state will offer job based on the marks secured by candidates in the Common Eligibility Test, that is CET, by National Recruitment Agency, that is NRA? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरियों की पेशकश की जाएगी। इसके साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो नए स्वीकृत CET के आधार पर नौकरी की पेशकश कर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? Which state government has launched the Indira Rasoi Yojana in order to pay special tribute to the former Prime Minister Rajiv Gandhi? हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, राजस्थान। हमारा आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त को उनके 76वें जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इंदिरा रसोई शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की एक योजना है। अगला सवाल, किस बैंक ने ऋण के खिलाफ प्रतिभूति नाम की एक अनूठी सुविधा शुरू की है? Which bank launched unique facility named Loan Against Securities? हमारे ऑप्शंस है देना बैंक, यश बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक। हमारा आंसर है यस बैंक। यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ग्राहकों के पास रखी नई प्रतिभूतियों के एवरेज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
इसमें ग्राहकों को अपने प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगी। यह सुचारू लेन देन करने के लिए ग्राहक के नाम पर एक चालू खाता खोलेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी शेयर, इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र या KVP, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान यानी कि FMP, LIC एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर यानी कि NCD, कार मुक्त बॉन्ड। यस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के प्रायोजक कौन बने हैं? Who became the sponsor of Indian team for Tokyo Olympics? हमारे ऑप्शन है रिलायंस, टाटा, ड्रीम 11, आइनॉक्स ग्रुप। हमारा आंसर है आइनॉक्स ग्रुप। भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA और आइनॉक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। आइए जानते हैं आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। आइनॉक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशनल उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल है। आज का आखिरी सवाल, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट किसने जारी किया है? Who issued stamps on UNESCO World Heritage Sites in India? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, इंडिया पोस्ट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चित्रित है। यह टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह, कुतुब मीनार। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यहाँ के प्रमुख हैं ऑड्रे ऑजोल। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज सैटरडे है और आज सुबह 9 बजे अमित सर का मैथ्स का लाइव क्लास है, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और कल के टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।